नमस्कार, मैं शहला निगार गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बेस्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 127वीं कड़ी पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो ऐसे लोगों के प्रयासों का जिक्र जरूर करते हैं जो अपने कामों से समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या कुछ है खास। बेंगलुरु की झीलों को पुनर्जीवित करने की मुहिम, हरियाली का उग रहा है जंगल। प्लास्टिक लाओ खाना पाओ, दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ का गार्बेज कैफे। कोरापुट की जमीन से उठी कॉफी की खुशबू वैश्विक स्तर पर बना रही है विशेष पहचान। ये प्रकृति कुछ कहती है, ये पेड़ पौधे कुछ कहते हैं। आपको एक ऐसी मुहिम की बात बताने जा रहे हैं जो कि झीलों के और पेड़ों के पुनर्जीवन से जुड़ी हुई है। ये है से ट्री। जी हाँ, बेंगलुरु के एक इंजीनियर जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्होंने वीकेंड पर पेड़ लगाने से शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो झीलों के पुनरुद्धार में जुट गए। आज उन्होंने बहुत सारी झीलों को पुनर्जीवित किया है और साथ ही साथ पेड़ों का एक हरा भरा जंगल भी उगा दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में उनके काम की सराहना की। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है। अब इन्हीं झीलों को एक नया जीवन, नया रूप देने का काम कर रहा है से ट्री एनजीओ और इसके सारथी हैं कपिल शर्मा और देवकांत। ये सूख चुकी झीलों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन सिटी बेंगलुरु को और ज्यादा हरियाली देकर सांस देने का काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा और उनकी टीम के इस कार्य के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में प्रशंसा की। दरअसल कपिल शर्मा ने 2007 में से ट्रीज नाम की एक छोटी सी पहल की शुरुआत की। कपिल, जो अमेरिका में रहते हुए भी बेंगलोर से दिल से जुड़े हुए हैं, कपिल ने सोचा कि क्यों न वीकेंड वॉलंटियर्स की मदद से शहर की सूखी पड़ी झीलों को फिर से पानीदार बनाया जाए। शुरुआत हुई ईटगलपुरा झील से। गंदगी, कचरा और सिल्ट से भरी वो झील आज 20 लाख लीटर पानी स्टोर करने के लायक हो गई है। कपिल की टीम ने 8 झीलों को पूरी तरह से रिवाइव किया है, जिसमें सदेरा हल्ली और गोकुलेश्वर जैसी झीलें शामिल हैं। इन्हें साफ करने के लिए 1.5 लाख टन गंदगी हटाई गई और अब ये झीलें न सिर्फ पानी भरती हैं, बल्कि पक्षियों, मछलियों और लोकल कम्युनिटी के लिए ऑक्सीजन का सोर्स भी बन गई हैं। बेंगलुरु, गार्डन सिटी, हरियाली, झीलें, पूरे देश में और एक नाम गूंज रहा है, वो है से ट्री। एक आईटी इंजीनियर, नेवल ऑफिसर ने झीलों को मरने नहीं दिया, उन्हें एक नया जीवन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ मूल के इंजीनियर कपिल शर्मा एक पर्यावरण प्रेमी हैं। बेंगलुरु शहर में हरियाली की मात्रा कम होने से तापमान बढ़ रहा है, ये सोचकर उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने का फैसला किया। वे बेंगलुरु में इंजीनियरिंग पढ़ाई के दिनों से ही पेड़ लगाते आ रहे हैं। सिर्फ गिनती के पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, ये समझकर कपिल ने शहर और आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का दृढ़ संकल्प लिया और तभी देखिए बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ जन्म लिया से ट्री संस्था ने। My green journey started in the year 2007 when I saw trees being brought down in Bangalore all across Bangalore. As a concerned citizen, I picked up shovel and started planting sapling. फिर कुछ ही वर्षों में इस सामाजिक कार्य में उनके साथ कई समान विचारधारा वाले लोग जुड़ते चले गए। कारवां बनता गया। से ट्रीज ने अपने इतिहास में 15 सालों में तकरीबन 50 झीलों का पुनर्निर्माण किया है। ये है जल स्रोतों को बचाने की मुहिम। ये लोग शहर में ठीक से रखरखाव न होने से सूख रही या अनुपयोगी झीलों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा और देवकांत की टीम ने कीचड़ में फंसी झीलों को फिर से जीवन दिया है। जीवन की चमक खो चुकी झीलों को फिर से स्वच्छंद और बहने लायक बनाया है।
इतने वर्षों में उन्होंने बेंगलुरु सहित देश भर में कई झीलों को पुनर्जीवित किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सेई ट्री के कार्यों की सराहना की। ये संस्था झीलों का चयन भी बहुत बारीकी से करती है। कई जगहों पर स्थानीय लोग खुद इनसे संपर्क करते हैं और इसके अलावा ये कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ हाथ मिलाकर उनके आसपास की झीलों को भी पुनर्जीवित करते हैं। ये लोग किसी झील की जानकारी मिलते ही कई प्रक्रियाएं फॉलो करते हैं। इनकी झीलों को पुनर्जीवित करने के काम में एक खासियत है। आमतौर पर ये झीलों को सिर्फ साफ नहीं करते बल्कि वैज्ञानिक पद्धति फॉलो करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक सेंसर है जिससे झील के पानी का स्तर कितना है, कितनी गहराई है, बारिश में कितना पानी भरता है, झील की सभी गतिविधियों के बारे में इसी रडार से पता चलता है। ये रियल टाइम जानकारी देता है और एक और स्पेशलिटी इस रडार की, इसमें सिम कार्ड भी होता है। इनके काम से सिर्फ झीलों को ही फायदा नहीं होता, आसपास के इलाकों को भी पानी मिलता है, पेड़ पौधे उगते हैं और किसान अपनी फसलें भी उगा सकते हैं। ये झील साफ है, इस बात को आप इस तरह से जान सकते हैं। क्या आपने डेड लेक देखा है जिसमें काई जैसी चीजें उग जाती हैं? पक्षी नहीं दिखते। अगर पानी साफ हो तो बड़े बड़े घास उग जाते हैं और पानी में कमल खिल जाते हैं। अगर झील साफ नहीं तो उसमें मछलियां भी नहीं होती, लेकिन ये जिन झीलों को पुनर्जीवित करते हैं उनमें ये सब होता है। ये झीलें जैव विविधता को नियंत्रित करती हैं, तो इंसान के साथ साथ पक्षियों के लिए भी आश्रय बनती हैं। सेई ट्री झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए कॉरपोरेट संस्थाओं से हाथ मिलाते हैं, उनकी मदद लेते हैं। अब तक 400 से ज्यादा कॉरपोरेट संस्थाएं सेई ट्री से जुड़ चुकी हैं और 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस एनजीओ में काम कर रहे हैं। झीलों की रक्षा से गांवों को भी सहारा मिला है, जिससे गांववासी काफी खुश हैं। कपिल कहते हैं कि झीलें शहर की किडनी हैं, इन्हें बचाना मतलब बेंगलुरु को बचाना। उनकी टीम अब अगले मॉनसून से पहले 15 और झीलों पर काम शुरू करने वाली है ताकि 2030 तक पूरे साउथ इंडिया को हरा भरा कर दें। पर्यावरण के लिए कपिल का कमिटमेंट यही नहीं रुकता। सेई ट्रीज ने बेंगलोर, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में लाखों पेड़ लगाए हैं जो कार्बन कम करने और बाढ़ रोकने में मदद कर रहे हैं। सेई ट्रीज ने मियावाकी फॉरेस्ट की नई अवधारणा में शहर में हजारों पेड़ पौधे उगाए हैं। 2007 में कपिल शर्मा द्वारा स्थापित सेई ट्रीज की शुरुआत बेंगलुरु में तेजी से हो रहे वनों की कटाई और बढ़ते तापमान के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में हुई थी। शहर भर में पेड़ कटते देख कपिल ने हरितिमा को वापस लाने और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की तत्काल जरूरत को महसूस किया, जो सप्ताहांत में स्वयंसेवकों के साथ पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की छोटी सी पहल के रूप में शुरू हुआ था। वो जल्दी ही एक मुहिम में तब्दील हो गया। 2016 में 8 वर्षों तक समर्पित रूप से पेड़ लगाने के बाद सेई ट्रीज ने मियावाकी विधि को अपनाया। ये एक अग्रणी वनीकरण तकनीक है जो घने देशी सूक्ष्म जंगलों का निर्माण करती है, जिन्हें शहरी और क्षतिग्रस्त भू क्षेत्रों में जैव विविधता बढ़ाने और जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज अपने आंखों से देखा। मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में मैं जानती थी, बट मुझे सच में नहीं पता था कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, बट आज ये पता चला यहाँ पर आके, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। सावधानी से चुने गए फलदार पेड़, झाड़ियां और औषधीय पौधे इसमें शामिल किए जाते हैं। सिर्फ 2 वर्षों की देखभाल के बाद ये जंगल स्वनिरंतर पारिस्थितिकी तंत्र बन जाते हैं, जिन्हें न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। अभी आप जो मियावाकी जंगल देख रहे हैं, ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पास स्थित है। यहाँ पर 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं। मियावाकी जंगल एक जापानी तकनीक है और ये जंगल वाकई उपयोगी होते हैं। मियावाकी जंगल दिखने में सुंदर है, घने पेड़ पौधे हैं, लेकिन इन्हें बनाना इतना आसान भी नहीं है। हम मियावाकी करने के बाद लास्ट मंथ में इधर का बर्ड्स का सर्वे किया। We recorded more than 68 species of birds and 4 types of reptiles. Cobra है, Russell viper है, crate है, and normal rat snake also there, and even monitor lizard also.
ये देखिए, ये एक और जगह का मियावाकी जंगल है। बेंगलुरु की रेलवे स्टेशन के पास ये कभी कचरे का डंपिंग यार्ड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ घने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इस तरह से सेट्रीज की टीम ने इस जगह को एक नया ही रूप दे दिया है। ये जो हम लैंड में आज खड़े हैं, ये लैंड एक डंपिंग यार्ड था। ये एक पीस ऑफ लैंड है जो कि एक डिग्रेडेड स्पेस था। अभी ये लैंड ऑलमोस्ट एक 1 एकड़ में 11,000 सैपलिंग्स हमने यहाँ पे प्लांट करे हैं और एक 50 to 55 स्पीशीज़, जैसा कि हमने आपको बताया मियावाकी के बारे में, वो 55 स्पीशीज़ हमने इस फॉरेस्ट में प्लांट किया है। ये मिशन यही नहीं रुकता। सेट्रीज का अब 2035 तक 300 और मियावाकी जंगल बनाने का लक्ष्य है, ताकि पर्यावरणीय सेहत को सुधारा जा सके। तो ये थी सेट्री की सक्सेसफुल स्टोरी। कपिल शर्मा और देवकांत जी ने मिलकर ना ही केवल झीलों को बचा रहे हैं, शहर को भी बचा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी बैलेंस भी कर रहे हैं। विद कैमरा पर्सन बालकृष्णा के साथ ज्योति दफेदार, रेडी न्यूज़, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे गार्बेज कैफे तैयार किए गए हैं, जहाँ पर आप कचरा लेकर जाते हैं, प्लास्टिक का कचरा लेकर जाते हैं और आपको भरपेट भोजन मिलता है। अगर आप 1 किलो प्लास्टिक कचरा ले जाते हैं तो आपको दोपहर और रात का खाना मिलता है, और अगर आधा किलो कचरा लेकर जाते हैं तो नाश्ता मिलता है बिल्कुल मुफ्त। कैसे, आइए जानते हैं। कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये है गार्बेज कैफे, जो न केवल आकर्षण का केंद्र है बल्कि प्रेरणा भी है। इस कैफे में कोई भी व्यक्ति पैसे से नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे से अपनी भूख मिटा सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में साल 2019 में देश का पहला गार्बेज कैफे शुरू किया गया था। जब ये कैफे खुला तो लोग इसके नाम को सुनकर हैरान रह गए। आखिर गार्बेज कैफे है क्या? असल में अंबिकापुर नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ये अनोखी पहल की थी। इस कैफे की खासियत ये है कि यहाँ प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट खाना और नाश्ता मिलता है। 1 किलो प्लास्टिक देने पर पूरा खाना और आधा किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता दिया जाता है। अंबिकापुर ने गार्बेज कैफे जैसे नवाचार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में एक मिसाल कायम की है। इस पहल से शहर में प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की सराहना की है। गार्बेज कैफे शुरुआत करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो प्लास्टिक लोग घरों में इकट्ठा करते हैं या सड़कों में फेंक रहे हैं या दुकानों से जो उत्पन्न हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसमें कमी आए और वो एक प्रॉपर तरीके से अपने उचित स्थान पर पहुंचे जहां उसका रिसाइकलिंग किया जा सके। यहाँ आधा किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ते में समोसा, वड़ा, पियाजी और कचौड़ी जैसे आइटम मिलते हैं। वहीं 1 किलो प्लास्टिक देने पर 4 रोटियां, दाल, सब्जी, आधा चावल, सलाद और अचार के साथ पूरा खाना दिया जाता है। देश का ये पहला गार्बेज कैफे न केवल गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता है बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। अंबिकापुर के लोग इस पहल पर गर्व महसूस करते हैं। महिलाएं कहती हैं कि जब से गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई है तब से अंबिकापुर शहर हर जगह साफ सुथरा दिखाई देता है। गरीब और जरूरतमंद लोग खान पान की आवश्यकता के लिए प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करते हैं, जिससे शहर स्वच्छ बना रहता है। गार्बेज कैफे में जो व्यक्ति आता है वो 1 किलो प्लास्टिक अगर डिपॉजिट करता है तो उसके बदले में उसको पूरा खाना मिलता है, और अगर वो आधा किलो जमा करता है तो उसके बदले में नाश्ता मिलता है। देखिए कैसे ये लोग सफाई का काम करते हैं। 4 वार्डों से कचरा इकट्ठा कर उसे यहाँ लाया जाता है, जहाँ कचरे की छटाई की जाती है। अलग अलग कचरे को अलग अलग किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से लगभग 60,000 रुपए तक की बिक्री हो जाती है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला है। शहर को स्वच्छ रखने में कचरा बीनने वाले लोग असली योद्धा हैं। गार्बेज कैफे उनके लिए न केवल भोजन का माध्यम बना बल्कि उनके काम को सम्मान भी दिलाया।
ये पहल ये संदेश देती है कि समाज जिन लोगों को अक्सर अनदेखा कर देता है वही पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ है। कैफे से जमा हुआ प्लास्टिक बाद में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है और उसका उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। सड़क निर्माण में भी इसकी उपयोगिता सुनिश्चित की गई है। हमको एक शुद्ध प्लास्टिक, सेग्रीगेटेड प्लास्टिक हमारे एसआरएम केंद्रों में पहुंच रही है, जबकि उस प्लास्टिक को अगर हम देखें, डोर टू डोर कलेक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर उसकी सफाई करना, अलग अलग श्रेणियों में बांटना, उसमें बहुत बड़ा एक लेबर कॉस्ट हमारा इन्वॉल्व होता है। तो गार्बेज कैफे के माध्यम से डायरेक्टली प्लास्टिक हमारे पास आती है, जिसको हम सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं और वहां पे उसको रिसाइकलिंग के लिए दाना तैयार करते हैं। यदि हर शहर में ऐसे कैफे खोले जाएं, तो ये दोहरी समस्या का समाधान बन सकता है। एक ओर गरीबों को भोजन मिलेगा तो दूसरी ओर शहर प्लास्टिक मुक्त होंगे। इससे रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मनोज सोनोने की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के दक्षिण में घने जंगलों और लहरदार पहाड़ियों के बीच घिरा कोरापुट इलाका, ये अपने आदिवासी संस्कृति और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की ज़मीन से उठी एक नई खुशबू, और ये खुशबू थी कॉफ़ी की। और इसने ना सिर्फ ओडिशा में बल्कि यहाँ की वादियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना ली, क्योंकि इसका स्वाद ही गजब का था। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में कोरापुट की कॉफ़ी का जिक्र किया। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटक में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हों, कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर बिलिगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरल में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके। भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए हैं, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कॉफी की चर्चा की, जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। कोरापुट में 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ किसानों ने कॉफी की खेती शुरू की थी। इन्होंने कर्नाटक से प्रेरणा लेकर इसे लगभग 400 एकड़ में फैलाया। बाद में प्राइवेट किसानों और सरकारी एजेंसियों के सपोर्ट से कोरापुट के अलग अलग इलाकों में इसकी खेती की गई। अनुकूल मौसम और पहाड़ी ऊंचे इलाकों की उपलब्धता के कारण अब ये लगभग 4700 हेक्टेयर में फैल गया है, जिसमें से लगभग 1200 हेक्टेयर में कोरापुट के आदिवासी खेती करते हैं। खास तौर से इसकी खेती कोरापुट, सेमिलीगुड़ा, लक्ष्मीपुर, दशमंतपुर, पोटांगी, नंदपुर और लामतापुट इलाकों में की जाती है, जहां लगभग 1 एकड़ जमीन में औसतन 40 क्विंटल कॉफी का उत्पादन होता है। हमारा यहाँ लगभग 400 किलो पर एकड़ आ जाता है, तो इकोनॉमी के लिए ये वायबल प्रोजेक्ट है। और इसको और देखभाल करने से और टेक्निकल नो हाउ ज़्यादा यहाँ पहुँचाने से कोरापुट में कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा हो सकता है। यह कॉफी अपने लाजवाब स्वाद के लिए जानी जाती है और यह कोरापुट के लोगों के लिए गर्व का विषय है। पीएम ने बताया कि कैसे कोरापुट में कॉफी की खेती से कई लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, जिससे उन्हें सम्मान और समृद्धि मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग अपने जुनून के चलते कॉर्पोरेट की अच्छी नौकरियां छोड़कर कॉफी की खेती में आए हैं और सफल भी हो रहे हैं। ये कॉफी बीन्स कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। स्थानीय बाजारों में कॉफी बीन्स का रेट कम से कम 200 रुपए है। कॉफी की खेती अपनाने के बाद आदिवासियों और गैर आदिवासियों दोनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
प्रधानमंत्री के इस जिक्र से कोरापुट जिले के अधिकारियों और कॉफी किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस पहचान से कॉफी की खेती को और बढ़ावा मिलेगा। इसमें राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत सारा स्कोप है और ये आप बिलीव नहीं करेंगे 70% ट्राइबल कम्युनिटी है, बाकी जनरल जो कम्युनिटी है वो 30%। गौरतलब है कि कोरापुट में 1.46 लाख हेक्टेयर जमीन कॉफी की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इन बागानों से सालाना करीब 600 टन कॉफी का उत्पादन होता है। कोरापुट कॉफी सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह गर्व, परंपरा और आर्थिक बदलाव का प्रतीक है। कोरापुट कॉफी का स्वाद असाधारण है और इसके स्वाद के अलावा कॉफी की खेती अपने आप में लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। कोरापुट में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ जुनून के कारण कॉफी की खेती कर रहे हैं। उनके पास कॉर्पोरेट जगत में अच्छी नौकरियां थीं, लेकिन उन्हें कॉफी इतनी पसंद थी कि वे इस क्षेत्र में आ गए और अब इसमें सफल भी हो रहे हैं। कोरापुट कॉफी की खेती में महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के माध्यम से महिलाएं न केवल खेती करती हैं, बल्कि कॉफी की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिली है और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके जीवन में कॉफी के कारण सकारात्मक बदलाव आए हैं। कॉफी ने उन्हें सम्मान और समृद्धि दोनों दिलाई है। कोरापुट कॉफी का स्वाद लाजवाब है और इसीलिए यह ओडिशा का गौरव है। कोरापुट कॉफी की यह कहानी दिखाती है कि कैसे स्थानीय उत्पाद जब सही समर्थन और पहचान पाते हैं तो न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोरापुट से अक्षय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। अराकू कॉफी के बाद कोरापुट कॉफी का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर मन की बात में स्वदेशी का जिक्र करते हैं, जिससे लोकल आर्टिसंस के काम को बल मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विशेष पहचान मिलती है। वोकल फॉर लोकल को और ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है। मन की बात की 127वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की बात की, साथ ही साथ उन्होंने स्वच्छता, पर्यावरण और विविधता में एकता के संदेश भी दिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।